गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका नेक्स्ट टॉपिक है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि का नियम है फर्स्ट की नियम नंबर 1 है कि विसर्ग के स्थान पर ओ बनना यदि प्रथम पद में ए अथवा आ। हेडिंग क्या है इसकी? विसर्ग के स्थान पर ओ बनना। अब है कि यदि प्रथम पद में ए अथवा आ के बाद विसर्ग हो, ठीक है, पहले वाले पद में ए या आ हो, उसके बाद क्या होना चाहिए? विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो। तो तीसरा चौथा वर्ण आप जानते हो वर्ग का 5 वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अथवा अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण में कौन कौन से आते हैं? य, र, ल, व और ह। अथवा कोई भी स्वर या कोई भी सघोष व्यंजन हो तो विकार स्वरूप विसर्ग के स्थान पर ओ आदेश हो जाता है। जैसे देखो अह प्लस ए बराबर होता है ओ। जैसे पहले वाले पद में मैंने बताया ए या आ होना चाहिए, उसके बाद विसर्ग है, उसके बाद प्लस दूसरे वाले पद में होना चाहिए किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई भी एक। तो उस अह के स्थान पर ओ आदेश हो जाता है। जैसे तमह प्लस गुण, तो ये अह है, बाद में वर्ग का तीसरा वर्ण दे रखा है ग, क वर्ग का तीसरा वर्ण। तो इस जो अह है विसर्ग है, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ की मात्रा। तो यहाँ हो गया तमोगुण। जैसे मन है प्लस अनुभूति, तो इस विसर्ग के स्थान पर ओ की मात्रा हो गया और इसमें बन गया मनोभूति। मन है प्लस व्यथा, तो इसमें विसर्ग के स्थान पर ओ की मात्रा हो गया और व्यथा ऐसे कैसे जुड़ गया? तो बन गया मनोव्यथा। दूसरा नियम है हमारे विसर्ग के स्थान पर रै बनाना। यदि प्रथम पद में ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई विसर्ग हो तथा द्वितीय पद में प्रथम वर्ण में कोई भी सघोष वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर रै हो जाता है। अब देखो पहले वाले नियम में बताता है कि पहले वाले पद में क्या होना चाहिए? ए या आ। मगर नियम नंबर 2 में क्या होना चाहिए? ई, बड़ा ई, ऊ और बड़ा ऊ, इनमें से कोई भी एक होना चाहिए। तो उसके स्थान पे क्या हो जाता है? रै हो जाता है। जैसे फर्स्ट है ए या आ से भिन्न स्वर मतलब विसर्ग। भिन्न स्वर मतलब ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ। दूसरे वाले पद में कोई भी स्वर या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या य, र, ल, व, ह में से कोई भी एक हो तो विसर्ग के स्थान पर रै आदेश हो जाता है। जैसे आशी है प्लस वाद, तो य, र, ल, व में से है ये वर्ण और पहले वाले वर्ण में ई, बड़ा ई, ऊ और बड़ा ऊ और विसर्ग हो बाद में, तो इस विसर्ग के स्थान पर रै हो जाता है। तो क्या बना? आशीर्वाद। जैसे धनु है प्लस वेद तो धनुर्वेद, ज्योति है प्लस मय तो ज्योतिर्मय, नी है प्लस बल तो निर्मल, दुर प्लस गुण, दु है नी है प्लस गुण तो निर्गुण, नी है प्लस आशा तो निराशा। अपवाद के रूप में देखो कि हर्ष स्वर में विसर्ग प्लस रै, विसर्ग का लोप अथवा विसर्ग से पूर्व हर्ष स्वर का दीर्घ स्वर में परिवर्तन। देखो कि पहले वाले पद में क्या हो? हर्ष स्वर हो तो है और उसके बाद में विसर्ग हो और बाद वाले पद में क्या होना चाहिए? रै ही होना चाहिए। तो क्या हो जाता है? उसको बड़ी दीर्घ स्वर हो जाता है। तो ई की मात्रा छोटी तो बड़ी हो जाएगी, तो क्या बन जाए? निरोग। नी है प्लस रव तो निरव, नी है प्लस रस तो निरस। नियम नंबर 3 है कि विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहना। यदि प्रथम पद में ए या आ के बाद में विसर्ग हो और द्वितीय वाले पद में प्रथम वर्ण में क, प में से कोई भी एक हो तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहता है। जैसे पहले वाले पद में ए होना चाहिए विसर्ग प्लस क, बाद वाले पद में क और प में से, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अंतः प्लस पुर, तो पहले वाले पद में अह आ गया और बाद वाले पद में क और प में से एक आ गया, तो विसर्ग का लोप नहीं होगा तो आ जाएगा अंतःपुर। जैसे प्रातः प्लस काल तो प्रातः काल, अद्य प्लस पतन तो अध्यापतन, मन है प्लस कामना तो मन है कामना। नियम नंबर 4 है कि विसर्ग के स्थान पर शय बनाना। कि यदि प्रथम पद में ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ के बाद विसर्ग हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क, ख, प, फ, म में से कोई भी एक हो तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है।
जैसे ई और ऊ, उसके बाद क्या होना चाहिए, विसर्ग होना चाहिए। और क ख ट ठ प फ में से कोई भी एक हो तो इस विसर्ग के स्थान पर श आदेश हो जाता है। जैसे दूहा प्लस कर्म तो दुष्कर्म, इस विसर्ग के स्थान पर श आदेश हो गया। चतुहा प्लस पद तो चतुष्पद, दूहा प्लस कर्म तो दुष्कर, बहि प्लस कृत तो बहिष्कृत, नीहा प्लस कपट तो निष्कपट, नीहा प्लस ठुर तो निष्ठुर, दूहा प्लस परिणाम तो दुष्परिणाम। अब नियम नंबर 5 है आपका कि यदि प्रथम पद में किसी भी स्वर के बाद विसर्ग हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण श श स में से कोई भी एक हो तो विकार स्वरूप श के होने पर विसर्ग का श हो जाता है, और श होने पर विसर्ग का श और स होने पर विसर्ग का स हो जाता है। जैसे देखो स्वर विसर्ग हो गया स होने पर, उसका श को श और स को स। जैसे दुह प्लस साहस तो दुस्साहस, दुह प्लस आसन तो दुशासन, वह प्लस षष्ठी तो वह षष्ठी, चतुह प्लस सीमा तो चतुसीमा। अब नियम नंबर 6 कि यदि प्रथम पद में किसी भी स्वर के बाद विसर्ग हो और द्वितीय वाले पद में प्रथम वर्ण च छ झ च छ श में से कोई भी एक हो तो विकार स्वरूप विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। जैसे पहला स्वर कोई भी स्वर हो, उसके बाद विसर्ग हो प्लस बाद वाले पद में क्या होना चाहिए, च छ और श में हो, तो उसके बाद वाले पद में क्या विसर्ग के स्थान पर श हो जाएगा। जैसे नीहा प्लस चय तो निश्चय, नीहा प्लस छल तो निश्चल, दूह प्लस शासन तो दुशासन, पुनः प्लस चर्या तो पुनश्चर्या, अह प्लस चर्य तो आश्चर्य, कह प्लस चित तो कश्चित, मन प्लस चिकित्सा तो मनश्चिकित्सा। ऐसे नियम नंबर 7, यदि प्रथम पद में नमः पुरा तिरह भा और ब्रह परह और श हो तो द्वितीय वाले पद में क्रय धातु से कोई भी बना कोई भी शब्द हो तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। क्या होना चाहिए, पहले वाले पद में नमः पुर तिर भा ब्रह पर और श, बाद वाले पद में क्रय धातु से तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। जैसे नमः प्लस कार तो नमस्कार, पुरः प्लस कार तो पुरस्कार, तिरह प्लस कार तो तिरस्कार, बहा प्लस कार तो भास्कार, ब्रह प्लस कार तो बृहस्कार, श प्लस कार तो शयकार। नियम नंबर 8, यदि प्रथम पद में ए या आ के बाद विसर्ग हो या द्वितीय पद में पाश कल्प के क तथा काम्य हो तो किसी भी वर्ग के स्थान पर श हो जाता है। पहले वाले पद में ए या आ होना चाहिए, बाद वाले पद में पाश कल्प और काम्य, तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। जैसे पय प्लस पाशम तो पयस पाशम, यशः प्लस कल्पम तो यश कल्पम, यशः प्लस काम्यम तो यश काम्यम। में नियम नंबर 9, यदि प्रथम पद में अ के बाद विसर्ग हो और द्वितीय पद में प्रथम वर्ण में ई ए में से कोई भी एक वर्ण हो तो विकार स्वरूप विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे अह प्लस ई और वाले पद में ई और ए हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः प्लस एव तो अतएव, यशः प्लस इच्छा तो यश इच्छा। नियम नंबर 10 है कि स्वर में विसर्ग तथा बाद वाले पद में त और श में हो तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। पहले वाले पद में ए या आ हो और बाद वाले पद में क या प हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। जैसे देखो दुह प्लस तर तो दुस्तर, नीह प्लस तार तो निस्तार, नीह प्लस तेज तो निस्तेज, कोश तो निसंकोच, नीह प्लस संदेश तो निसंदेह। ऐसे हिंदी भाषा में अन्य संधि और उसके उदाहरण भी दे रखे हैं। जैसे हश्वीकरण, आदि हश्व, संधि के कारण पहला दीर्घ स्वर हश्व हो जाता है। मतलब पहले वाला जो जैसे घोड़ा का डा है तो हश क्या है, दीर्घ है, तो इसको क्या हो जाएगा, हश्व हो जाएगा, तो बन गया घोड़सवार। इसमें ओ हो जाता है। छोटा प्लस भैया तो छुट भैया, कान प्लस कटा तो कन कटा, काट प्लस पुतली तो कठपुतली, मोटा प्लस पा तो मोटापा। जैसे शौकीन पॉइंट है उभय पद हश्व, दोनों पदों में दीर्घ स्वर हश्व हो जाता है। जैसे 1 प्लस 60 तो 61, काट प्लस खाना तो काट खाना कट खाना,
लेना प्लस देना तो लेन देन, पानी प्लस घाट तो पनघट। सेकंड पॉइंट था दीर्घीकरण। इसमें संधि के कारण ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है और पद का कोई भी अंश लुप्त भी हो जाता है, जैसे दीन प्लस नाथ तो दीनानाथ, उत्तरा प्लस खंड तो उत्तराखंड, व्यवहार प्लस इक तो व्यवहारिक, ताल प्लस मिलान तो तालमेल, भूत प्लस इक तो भौतिक, दीदी प्लस ये तो द्वितीय। उसके आगे स्वरलोप। इसमें संधि के कारण कोई भी स्वरलोप हो जाता है, जैसे बकरा प्लस ईद तो बकरीद। व्यंजन लोप। इसमें कोई भी व्यंजन संधि के कारण लुप्त हो जाता है। स या ह के बाद में ह होने पर ह को लोप हो जाता है। इस प्लस ही इसी, उस प्लस ही उसी, यही प्लस ही यही। हा के बाद में ह होने पर हा का लोप हो जाता है तथा बने हुए शब्द के अंत में अनुस्वार लग जाता है, जैसे यहाँ प्लस ही, तो हा का लोप हो जाएगा और क्या लग जाएगा पर ये अनुस्वार, तो यही हो जाएगा। वहां प्लस ही तो वही, ही तो कहीं। ऐसे ही ब के बाद में ह होने पर बै का भ हो जाता है और ह का लोप हो जाता है, तो अब प्लस ही तो किसका लोप हो जाएगा, ह होने पर बै का ब हो जाता है और ह का लोप हो जाता है, तो इसमें से ह हटा दिया तो क्या बचा भ, तो बन गया अब अभी। कब प्लस ही का कभी, तभी का तभी, सभी का सभी। इसमें संधि के कारण कोई नया वर्ण बीच में आ जुड़ता है, जैसे खा प्लस आ तो खाया, रो प्लस आ तो रोया, ले प्लस आजा आ तो लिया, पी प्लस ए तो पीजिए, ले प्लस ए तो लीजिए, आ प्लस ए तो आइए। थैंक यू।